नमस्कार, मेरा नाम उज्ज्वल शुक्ला है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी का पाठ करने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है पिता और उस कहानी के लेखक हैं ज्ञानरंजन। यह जो कहानी है, यह राजपाल प्रकाशन से मेरी प्रिय कहानियाँ ज्ञानरंजन की 25 से 30 साल बाद यह किताब पुनः प्रकाशित हुई है। राजपाल प्रकाशन का धन्यवाद, जिन्होंने इस श्रेष्ठ कहानी की किताब को, कहानी संग्रह को प्रकाशित किया। अब आप इस कहानी में देखेंगे कि ज्ञानरंजन इसमें जो पारिवारिक संबंध है और उनके रूप कैसे बदल रहे हैं, इसको दिख रहा है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की जो सोच है, की जो विचार है, उनमें बदलाव का चित्रण करते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह जो पुरानी पीढ़ी है और जो नई पीढ़ी है वो एक दूसरे में तारतम्य नहीं बिठा पा रहे हैं। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। पिता ज्ञानरंजन। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तर फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती महसूस पड़ी, लेकिन उसने डकार नहीं ली। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी पड़ी है, और काफी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यो उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले सबने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्रायः लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज भी कर रहा है। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जम्हाइयां ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप होकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाए। जब वह घूम फिरकर वापस लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या, भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा। उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अकड़ जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठ पंखा झलने लगे हैं। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखती हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य, जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदार की तरह हो
करते हुए लगाते हैं ताकि कोई सेंध वेद न लग सके। लौटकर थके हुए स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुहाने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर से सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडिस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगा है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब न। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी छिड़ते हैं। वह झलनाने लगा। चौके से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ की मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह हो गया। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। 1-2 बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। पिता लेते भी हैं तो बहुत नाक भाव सिकोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हुए अपनी अमावट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीजों की सर्वश्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू से सेब मंगाने और दिल्ली से एम्पोरियम से बढ़िया धोती मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते हैं, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लब्ध लब्ध बाहर आम के 2 शिखरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते आम में अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर तक एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खींच हुई। कई बार कहा मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग से कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ में कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ से किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा, सभा सोसाइटी में चले जाएंगे, घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, काफी हाउस में बैठिए, झूठी वैंटी के लिए बेहरा को टिप दीजिए, रामान के यहाँ 1.5 रुपए वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन, फिर तीसरा। चुपचाप सब चीजें हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता, विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। हमेशा यही है।
हम सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुख सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी अपनी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र है, वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचल कर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने के तैयार नहीं हुई, लेकिन माँ के काफी घुड़कने फुड़कने के से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के अपनी किसी लट्टू दर्जी के यहाँ से लाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप मिलवा दूं। वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफी हिकारत बोली। वह चिढ़ उठे। मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा देते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने जमाने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वगैरह जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा खर्च नहीं करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद से सर्वोपरि रखने के लिए किया करते। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए छिलवाइए या भाड़ में झोंके, आइए हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। ऐ पिता बाहर बकाकर उठ पड़े शायद। थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा, किंचित टिका सा। पिता के पसीने से बनियान चिपक गई थी, बेहद फुटती हुई गर्मी। मन उसका मथा जाता था। बीवी पड़ी पड़ी आराम से सो रही है, उसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की काट खाली थी, वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयानक, कभी सम्मानजनक और कभी झूठा लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है। तभी उसका एक बच्चा कर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की खोली, अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा न हो कि देवा बच्चों के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्धावस्था में देखकर बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन देख पहले ही सी बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रखा, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी, मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो, वो बड़े जबरदस्त हैं इस समय। बाहर रखकर बाहर ही उगते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो गए होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ, अनुभव करने लगा हमारे समय में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने या अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं, क्या पिता भी वैसा करना तो शुरू नहीं कर दिया है? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ जीवित रहना चाहिए। भरकस पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक विचार आ गया, विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जलन लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्र के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींचकर नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि
उसका युवा पलट प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुप कराए बैठा है। वो इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी है, कठोर है, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। लगता है दीवारों पर पसीना चुचुहा आया है। खुद को छुरा भोंकने देने, दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं घटी। उसने ईश्वर को बुलाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टन गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्च के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपए महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपए वाली एक पासबुक थमा दी। सबको बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए। लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ कि उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्षों तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नजर हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत से है, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त है कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीम का दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पेद्दी और दयनीय हो जाते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर से आकर सो रहने के लिए आग्रह करे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोको शेड से उठती इंजनों की शंटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की दृढ़ टंग पर से होकर आती धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टापें, न झगड़ते कुत्ते की भौं। बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विभत्सा में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ आएगी, कड़ी टंटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनर्जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगते होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सुनने के कितना निरर्थक है। शायद पिता औंध गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चिरमराहट, आम कटोलते समय सूखी अब सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त खास खखार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना, कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए हैं उसे परम शांति मिली और लगा कि वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान, सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह भी नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक कर उठ बैठा। उसने चारों ओर कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसके शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी। अजीब सी सरसराहट हुई, शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी की बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी की बुरी बीमारी के कारण ऐसा अक्सर हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए, ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अननींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की से बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत काफुर हो गई, पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर न जगे हुए हैं, पता नहीं। अब भी उन्होंने हे राम तू सहारा है कहकर जमाई ली। ऐसा लगा उन्होंने कोई दब कर नहीं किया।
रात के लिहाज से काफी शोर उठाते कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर के सभी लोग निश्चिंत रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़ कर खाट के एक सिरे पर कर लिया है और वही सुराही से प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बात तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक, खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बात तर हुआ है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाजदार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर का सिरहाना बना खिड़की बना निहारी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से जुड़ने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी थी। सुबह जो दूर है कि भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कांव कांव कौवे कांव कांव करते हुए वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आ गया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है, दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए शायद। यह थी ज्ञान रंजन की कहानी पिता। इस कहानी में हम बड़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो पिता और पुत्र हैं उनके बीच कोई द्वेष नहीं है, उनके बीच कोई द्वंद्व नहीं है, उनके बीच एक दूसरे को अपनी बात उन पर थोपते नहीं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो पिता पुत्र की तरह करे या पुत्र पिता की तरह कार्य करे। पिता और पुत्र के मध्य एक प्रेम में भावना युक्त भाव है, जिसके कारण वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर भी आधुनिकता और जो जो पुत्र की आधुनिकता है और जो पिता की अपनी युगीन चेतना है, ये दोनों के बीच में दूरी बना कर रखती है। या फिर हमको वो पंक्तियां याद आती हैं कि हमें पिता को समझने के लिए पिता की उम्र का होना पड़ेगा। इस प्रकार ज्ञानरंजन ने इस कहानी में पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूपों को और नए पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच के बदलावों को दर्शाया है। इस कहानी संग्रह के लिए राजपाल प्रकाशन का बार बार धन्यवाद। उन्होंने इस कहानी संग्रह मेरी प्रिय कहानियां ज्ञानरंजन को कई वर्षों बाद पुनः प्रकाशित किया। साथ ही साथ रचयिता का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यह खूबसूरत मंच दिया। धन्यवाद।